नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग साइंस का सेट नंबर 107 को करेंगे। उससे पहले जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेजेबल पीडीएफ पर अपलोड कर दिया गया है और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है डेली साइंस प्रैक्टिस सेट नाम से। उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप पिछला वीडियो को देख ले, ठीक। और आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ठीक। चलिए आज के पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि वह हैलोजन जिसका उपयोग पीराहारी की तरह किया जाता है। यह पीराहारी पीराहारी क्या होता है, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं इसको हम दर्द निवारक के रूप में, ठीक ना। जहाँ पर कोई दर्द कर रहा है तो उसको हम लगा लेंगे तो वहाँ पर दर्द हमको ठीक हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि दर्द निवारक के रूप में कौन सा हेलोजन का प्रयोग किया जाता है। देखिए इस हेलोजन में जो आपको ब्रोमीन जो है इसका प्रयोग किया जाता है आपको पीराहारी के रूप में, ठीक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्रोमीन, ठीक। तो देखिए ब्रोमीन क्या है कि एकमात्र ऐसा अधातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये किस अवस्था में पाया जाता है, तो द्रव अवस्था में, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि वायु भरे गुब्बारे में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है। यानी कि वायु अगर भरते हैं गुब्बारा में कोई वायु, अगर कोई कहीं हाइड्रोजन है और हीलियम है तो उस दोनों में जो है ना हीलियम को भरा जाता है, ठीक ना, हाइड्रोजन को नहीं भरा जाता है। तो ऐसा क्यों किया जाता है। देखिए ऐसा इसलिए किया जाता है, देखिए हाइड्रोजन जो है ना एक प्रकार का ये ज्वलनशील गैस है, ठीक। कैसा है ये ज्वलनशील गैस है, ठीक ना। ज्वलनशील गैस है तो ये वायु के साथ मिश्रण करके जो है ये जल उठता है, ठीक नहीं, आग पकड़ लेता है, ठीक ना। तो इसी कारण से जो है ना इसका यूज कम किया जाता है, मतलब इसको वरीयता नहीं दी जाती, किसको वरीयता, हीलियम को दी जाती है, ठीक ना। तो देखिए किस ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन नंबर एम दिया हुआ है कि अपेक्षाकृत सस्ता होता है, नहीं इसमें तो कोनो बात नहीं है। बी में कहा है कि अपेक्षाकृत कम घना होता है, नहीं ये भी नहीं होगा। सी है कि अपेक्षाकृत अधिक उठने की शक्ति रखता है, नहीं उठने की शक्ति तो हाइड्रोजन ही रखता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि देखिए हाइड्रोजन सबसे हल्का गैस है तो ये ज़्यादा उठेगा यही ना। देखिए डी में कहा है कि वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनता। सही बात है कि हीलियम जो है वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है और हाइड्रोजन जो है ये बना लेता है, इसी कारण तो हाइड्रोजन का यूज नहीं किया जाता है, ठीक ना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि पीएच एक मूल्यांकन दर्शाता है किस चीज़ का, ठीक। देखिए सबसे पहले देखिए पीएच को समझिए, पीएच स्केल को समझिए, ठीक। देखिए पीएच स्केल को खींचते हैं। देखिए पीएच स्केल में एक आपको मिड पॉइंट होता है, ठीक। मिड पॉइंट जो है ना आपको उदासीन को दर्शाता है, ठीक नहीं। यहाँ का पीएच वैल्यू कितना होता है, तो 7 होता है, ठीक। ये देखिए कहाँ से कहाँ तक रहता है पीएच वैल्यू, ये 0 से लेकर के 14 के तक को इसमें अंक दर्शाया रहता है, ठीक ना। तो पीएच वैल्यू का 0.17। अब देखिए जब हम 7 से लेकर के 14 की ओर बढ़ते हैं, यानी कि हम पीएच स्केल पर जो है ना दाईं की ओर बढ़ते हैं, यानी कि 14 की तरफ बढ़ते हैं, वहाँ पर क्या होता है आपको क्षारीयता बढ़ता है, ठीक। क्षारीयता बढ़ता है। और जब देखिए हम 7 से 0 की ओर बढ़ते हैं, यानी कि बाईं ओर बढ़ते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है आपको अम्लीयता, यहाँ पर अम्लीयता बढ़ता है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ क्या कहा है कि पीएच एक मूल्यांकन दर्शाता है किस चीज़ को, ठीक। अब देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि निगेटिव से फोटो बनाने के काम में लाए वाले रसायन की गुणवत्ता को। बी है कि किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने के मूल्यांकन। सी है कि भूकंप की तीव्रता का मूल्यांकन। डी है कि दूध की शुद्धता परखने में मूल्यांकन, ठीक है ना। ये देखिए क्या हो जाएगा, ये जाएगा किसी भी घोल, कोई भी घोल को देखिए अगर हम डालेंगे तो अगर उसका पीएच मान 2 आ गया तो समझ लेते हैं कि ये अम्लीय है। अगर किसी का पीएच मान अगर 8 आ गया तो हम समझ लेते हैं कि ये क्षारीय है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमको क्या कर रहा है कि अम्लीयता या क्षारीयता को मूल्यांकन ही नहीं कर रहा है, ठीक ना। तो इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये अम्लता और क्षारीयता का मूल्यांकन कर रहा है, ठीक ना। देखिए प्रश्न है कि कौन गैसीय चक्र नहीं है, ठीक। इस में से कौन है जो कि गैसीय चक्र नहीं है, ठीक। देखिए गैसीय चक्र, देखिए सबसे पहले गैसीय चक्र होता कैसे है, ठीक। देखिए गैसीय चक्र जो होता है ये इसका जो है इसमें पदार्थ का मुख्य भंडार कहाँ से होता है, तो ये वायुमंडल और महासागर में होता है। किस में होता है, तो वायुमंडल एंड महासागर में होता है, ठीक। महासागर में होता है, ठीक। और देखिए गैसीय चक्र में कौन कौन आता है, देखिए गैसीय चक्र में आपको कार्बन चक्र आ गया, कौन चक्र, तो कार्बन चक्र। उसके बाद देखिए आपको ये ऑक्सीजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र एवं कौन सा चक्र आ जाएगा आपको, तो जल चक्र, ठीक ना। ये सब क्या है कि गैसीय चक्र है, ठीक ना। लेकिन जो है ना हाइड्रोजन चक्र ये आपको गैसीय चक्र नहीं है, ठीक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हाइड्रोजन, ठीक ना। हमसे यही पूछा है कि कौन गैसीय चक्र नहीं है, ठीक।
चलिए अगला प्रश्न है कि एक अज्ञात गैस है, ठीक ना, यानी कि एक अज्ञात गैस है, ठीक। चलिए अज्ञात गैस है उसके बारे में हमने कुछ जान रहे हैं, जो कि शीघ्रता से घुल जाती है। ये अज्ञात गैस है, ये क्या कर रहा है आपको, ये जल में जो है ना आपको शीघ्रता से घुल जाती है, जल में तेजी से घुल जाती है, यानी कि जल में अच्छे से घुलनशील होती है, ठीक। और ये गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस को नीला कर देता है, ठीक ना। ये जो जल में घुला तो वो जो जलीय घोल बना, उस घोल को जो हम लिटमस पथ पर डालते हैं, ये क्या कर रहा है आपको रेड को ब्लू बदल देता है, ठीक ना। तो रेड को ब्लू बदल देता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस जो विलयन जो है इसका प्रकृति कैसा है, तो क्षारीय है। तो क्षारीय विलयन में काहे नहीं ये प्रकृति होता है कि ये रेड को ब्लू में बदल देगा, ठीक। तो ये क्षारीय विलयन है, ठीक। चलिए आगे क्या है कि यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद धूम्र भी देती है, ठीक ना। देखिए हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ हम अभिक्रिया कराते हैं इस गैस को, तो सफ़ेद धूम्र भी देता है। देखिए सफ़ेद धूम्र कौन देता है, देखिए अमोनिया गैस को जब हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ यानी कि HCl के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो ये सफ़ेद धूम्र देता है, ठीक ना। देखिए क्या होता है, देखिए NH3 जो है अमोनिया, इसको जब जो है ना आपको HCl के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो ये क्या देती है, ये देखिए आपको NH4Cl, इसके साथ साथ क्या आता है आपको, इसमें सफ़ेद धूम्र आता है, ठीक है, कि सफ़ेद धूम्र बनता है, ठीक ना, सफ़ेद धूम्र बनता है, ठीक है। तो ये क्या है कि ये गैस कौन हो गया, तो ये गैस आपको अमोनिया हो गया, तो इसका उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमोनिया, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि जब इनो लवण को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, जिसका क्या कारण है। देखिए इनो को जब देखिए हम जल में डालते हैं, देखिए इनो किस चीज़ में प्रयोग होता है, ये जो है आपको एसिडिटी जब हो जाता है तो उसमें इनो का प्रयोग किया जाता है, ठीक। देखिए इनो को जब जल में डाला जाता है तो इसमें जो है ना कुछ कुछ बुलबुला, देखिए उजला उजला बुलबुला आ गया ना, तो ये बुलबुला आ जाता है। तो किस कारण से आता है, देखिए इनो जो है आपको ये जल के साथ अभिक्रिया करता है ना, तो ये इसमें जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक ना। यही कार्बन डाइऑक्साइड का बुलबुला ऊपर में रहता है, ठीक। तो इस किसका बना, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के कारण बना है, ठीक। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, CO2 गैस, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है कि हमारे शरीर का अधिकतम भार बना होता है किस चीज़ का, ठीक। देखिए हमारे शरीर में जो वजन है, इतना कोई भी चीज़ का, कोई भी आदमी है जिसका वजन है, जैसे कोई वजन है तो उसका वजन किस चीज़ का, मतलब ज़्यादातर वजन में किसका योगदान रहता है, ठीक है। देखिए ज़्यादातर वजन में जो है ना जल का योगदान रहता है, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। अब देखिए जल देखिए कोई भी सामान्य वयस्क मानव है तो उसमें कितना % जल रहता है, उसमें देखिए 60 से 70% तक जल रहता है वयस्क मानव में, ठीक। अब देखिए कोई नवजात शिशु है तो नवजात शिशु में जो है आपको 75% जल रहता है, ठीक। और देखिए कोई पुरुष, देखिए पुरुष को स्पेशल देखिए, ठीक। तो पुरुष में कितना जल रहता है, देखिए पुरुष में आपको रहता है 60 से लेकर के 65% तक जल, ठीक। अब देखिए कोई महिला है, कौन है, तो महिला, ठीक। तो महिला में कितना जल रहता है, तो महिला में रहता है आपको 55 से लेकर के 60% जल, ठीक ना। इसका मतलब क्या हुआ कि अधिकतम भार जो है ना कोई भी मानव का शरीर का क्या होता है, जल का होता है, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो गया, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सा तत्व सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी होता है, ठीक ना। देखिए सरसों में जो है ना तेल, देखिए उपज ज़्यादा होगा, ठीक। देखिए सरसों का कोई खेती किया है, ठीक ना, तो उसमें कौन सा ऐसा चीज़ डाले उसमें क्या होगा कि उसका उपज ज़्यादा होगा, ठीक ना। तो उपज ज़्यादा होगा तभी तो इसमें तेल का मात्रा बढ़ेगा, यानी कि कम में भी जो है ना ज़्यादा तेल हो जाए, ठीक ना। तो ये किस चीज़ के लिए होता है, ये आपको देखिए सल्फर को जब डाला जाता है ना तो ऐसा होता है, ठीक। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सल्फर, ठीक ना। देखिए ये क्या करता है आपको कि पौधे को जो है ना आपको ये दीर्घ पोषक तत्व है, ठीक है ना, कि जल्दी पौधा को जो है पोषण कर देता है, क्या करता है आपको, ये दीर्घ पोषक है, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब देखिए कथन को देखते हैं। कथन ए में कहा है कि प्रकाश का वेग अधिक होता है, कि प्रकाश का वेग अधिक होता है। देखिए प्रकाश का वेग होता कितना है, देखिए प्रकाश का वेग होता है आपको निर्वात में 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक। देखिए इसको हम एक ऑप्शन से तो नहीं कंफर्म कर सकते कौन गलत है, देखिए और भी ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन बी में दिया हुआ है कि ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। देखिए ध्वनि का वेग कितना होता है, तो 331 या 332 भी लिया जाता है, 332 मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए सी में जो है कि आकाशीय पिंड का वेग सबसे अधिक होता है। देखिए आकाशीय पिंड कोई भी होता है तो उसका वेग अधिक होता है। अब डी में जो है कि रॉकेट का वेग सबसे अधिक होता है।
देखिए ये दोनों का वेग तो कम ही होता है, ठीक। अब देखिए प्रकाश का वेग जो होता है ये 3.8 मीटर पर सेकेंड होता है, और ध्वनि का वेग 332 वाट, यानी कि इससे भी वेग अधिक किसका हो गया, किसका हो गया, प्रकाश का हो गया। यहाँ हमसे क्या पूछा है, उनमें से कौन सा कथन सत्य है, तो सत्य यही ना है कि प्रकाश का वेग अधिक होता है, तो प्रकाश का वेग अधिक होता है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। देखिए निर्वात में हम प्रकाश का वेग देख लिए 3.10 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए विभिन्न माध्यम में, देखिए जैसे पानी हो गया, तो पानी में देखिए प्रकाश का वेग कितना होता है, पानी में होता है ये 2.25 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक। अगर कांच में पूछेगा तो कांच में कितना होता है, वहाँ होता है आपको 2 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो इसका उत्तर क्या गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक नहीं। सत्य कथन पूछा है तो सत्य ऑप्शन नंबर ए ही है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है, ये निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, ठीक। देखिए मानव शरीर में जो है इतना हड्डी है, तो उसमें सबसे छोटी हड्डी कौन है, देखिए सबसे छोटी हड्डी जो है उसका नाम है आपको स्टेपिस, ठीक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्टेपिस, ठीक। अब देखिए ये स्टेपिस हड्डी जो है तो ये किस भाग में रहता है शरीर के, तो ये शरीर के जो है ना आपको ये कान का भाग का रहता है, ठीक है ना, यानी कि कान में ये हड्डी होता है शरीर के कान में, जो कि सबसे छोटी हड्डी है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछेगा कि सबसे बड़ी हड्डी कौन है, देखिए सबसे बड़ी हड्डी कौन है, तो मानव शरीर में फीमर है, ठीक ना। तो फीमर है, तो ये फीमर कहाँ का हड्डी है, ये फीमर आपको जांघ का हड्डी है, ठीक है। पैर का हो गया एक तरह से समझ लिए, ये किसका हो गया, तो पैर का हड्डी हो गया फीमर, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में कार्य होता है, ठीक। देखिए धान की खेती में क्या होता है कि नील हरित शैवाल से जो है ना आपको इसमें जो है नाइट्रोजन की पूर्ति होती है, ठीक है ना। धान की खेती में जो है नील हरित शैवाल से किसका पूर्ति होता है, तो नाइट्रोजन का पूर्ति होता है। तो नाइट्रोजन का पूर्ति हुआ तो मतलब क्या है कि उर्वरक के रूप में कार्य किया, तो कौन उर्वरक, तो ये जैव उर्वरक के रूप में कार्य किया, ठीक है। तो किसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धान हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा जा गया है, ठीक। तो इसका जल में भार क्या होगा, ठीक है ना। देखिए कोई भारहीन गुब्बारा है, ठीक, जैसे गुब्बारा है, ये गुब्बारा का जो है ना भार नगण्य है लगभग, इसी कारण इसको हम भारहीन कहे हैं, ठीक है। तो ये गुब्बारा है, इससे भारहीन है, ठीक। अब देखिए इसमें जो है ना आपको 200 ग्राम जल भर दिए, चलिए जल भर दिए 200 ग्राम, ये जल का कितना भार है, तो ये जल है आपको 200 ग्राम, ठीक। ये 200 ग्राम जल हमने भर दिया है इसमें, ठीक। अब देखिए इस जो भरा हुआ गुब्बारा है 200 ग्राम जल से, इसको जो है ना पानी में डुबा देते हैं, ठीक। देखिए पानी से कोई भरा हुआ टब है चाहे नदी है, उसमें हम डुबा दिए, तो क्या कर रहा है कि इसका जल में भार क्या होगा, इसका जल में जो है इसका भार, मतलब ये गुब्बारा का भार कितना होगा, हमसे क्या पूछा है कि जल में जो है ना आपको गुब्बारा का भार कितना होगा, ठीक। देखिए इसमें होता क्या है कि देखिए कोई भी वस्तु का भार जो पानी के अंदर जो होता है, वो जो है ना आपको कोई वस्तु है, वो वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा के बराबर होता है उस वस्तु का भार, ठीक। अब देखिए इसमें देखिए गुब्बारा जो है ये भारहीन की स्थिति में है, इसमें जो 200 ग्राम द्रव्य है यही पानी को हटाएगा, तो मतलब इस पूरे गुब्बारा का वजन कितना 200 ग्राम हो गया, ठीक। लेकिन यहाँ हमसे पूछा है कि सिर्फ गुब्बारा का वजन, पानी सहित कितना हो गया 200 ग्राम हो गया, तो यहाँ सिर्फ गुब्बारा का वजन कितना हो जाएगा, 200 ग्राम, तो पानी हटाए तो इसका वजन 200 ग्राम आया है, तो गुब्बारा का वजन कितना आ जाएगा, तो शून्य आ जाएगा। तो गुब्बारा जो भारहीन है तो इसका कोई वजन ही नहीं होगा, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शून्य, ठीक। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है किसकी, देखिए प्लाज्मा झिल्ली के बारे में क्या क्या कहे थे। देखिए रॉबर्टसन नाम के वैज्ञानिक थे, कौन थे, तो रॉबर्टसन, ठीक। रॉबर्टसन नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने जो आपको 1959 ईस्वी में इसके बारे में शोध किए, और इसमें बताए कि जो है प्लाज्मा जो होता है इसमें जो है ना आपको 3 परत होता है, ठीक है। 3 परत में जो होता है 2 बाहरी परत, ये दोनों है ना आपको प्रोटीन का बना होता है, दोनों बाहरी परत जो है ना आपको ये प्रोटीन का बना होता है, ठीक। और ये बीच का परत जो होता है ये आपको लिपिड होता है, ठीक। बीच का परत क्या होता है, लिपिड होता है, ठीक। अब देखिए इसी क्रम में क्या हुआ कि एक आए अगला साइंटिस्ट कौन आए, तो सिंगर एवं निकलसन आए, ठीक। तो सिंगर एंड निकलसन आए, ठीक। इन्होंने 1972 ईस्वी में शोध किया, और ये आधुनिक शोध हुआ, ठीक। तो इसमें इन्होंने कहा कि देखिए इसमें तो 3 परत होता ही है, ठीक। लिपिड में 3 लेयर तो होता ही है, इसमें जो 2 बाहरी लेयर होता है ये आपको फास्फोलिपिड का होता है, ठीक। किसका होता है, तो ये फास्फोलिपिड का होता है, और बीच में जो होता है ना, बीच में ये कुछ प्रोटीन होता है, ठीक ना। लेकिन ज़्यादा जो है ना मन किसका है, थ्योरी तो ज़्यादा मन यही इन्हीं का है, सिंगर और निकलसन का है, ठीक ना।
तो यहाँ देखिए हम क्या मारेंगे उत्तर। देखिए यहाँ हमको पूछा है कि प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है किसका। देखिए प्लाज्मा झिल्ली जो आपको फास्फोड और लिपिड का बना होता है, यानी कि प्रोटीन और लिपिड का बना होता है, ठीक। तो किस उत्तर में दिया हुआ है, देखिए ए और बी दोनों में दिया है। तो ए और बी किस ऑप्शन में दिया है, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया है कि दोनों ए और बी, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो गया, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए क्या होता है कि पानी के अंदर देखिए क्या है कि ये पानी भरा हुआ है, ठीक। इसमें एक बर्फ का टुकड़ा है, पानी के अंदर में ये तैर रहा है, ठीक ना। तो देखिए पानी के अंदर में क्या होता है भार का सिनेरियो कि वहाँ पर क्या होता है आर्किमिडीज सिद्धांत के अनुसार कि देखिए कोई वस्तु है अंदर में जितना ये द्रव को विक्षेपित करता है, मतलब जितना द्रव को ये हटाता है उतना ही उसका वजन होता है, मतलब हटाए गए द्रव के बराबर उसका वजन होता है, ठीक ना। तो यहाँ देखिए यानी कि जगह जितना छेकता है उसका वजन होता है। तो ये क्या हो गया कि जितना द्रव ये हटाया तो उतना जगह छेक लिया, मतलब जितना आयतन इसका है तो उतना द्रव हटा ही दिया, तो पुनः ये पिघल जाएगा तो बस वही मात्रा में रहेगा, मतलब कुछ नहीं होगा इसमें, उसका स्तर जो है उतना ही रह जाएगा। तो इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उतना ही इसका स्तर रह जाएगा, ठीक। देखिए अगला प्रश्न है कि पानी को 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर शरीर तैरता है, ठीक ना। पानी का अगर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी है तो वहाँ पर शरीर क्या होगा, तैरता है, ठीक ना। यदि तापमान को 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तब क्या होगा, ठीक ना। तो सबसे पहले देखिए पानी का एक गुण होता है कि पानी जो है ना 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका जो है आपको घनत्व क्या होता है, आपको अधिकतम होता है। क्या होता है घनत्व, तो सबसे अधिक होता है, मतलब क्या होता है यहाँ पर जो है ना इसका घनत्व सबसे अधिकतम होता है। तो इसका घनत्व जब अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, तो इस समय जो है ना जब 4 डिग्री सेल्सियस पर जैसे माना कि ये कोई द्रव है, इस पर कोई आदमी है, इस पर शरीर है, तो इसके अपेक्षा क्या हो गया, जल के अपेक्षा जो है इसका घनत्व क्या हो गया, कम हो गया ये आदमी का, ठीक ना। तो आदमी का घनत्व कम हो गया तो यहाँ पर ये तैरने लगता है, ठीक ना। और ज्यों ही इसका टेम्परेचर बढ़ा करके 100 डिग्री कर दिए, हम 100 डिग्री क्वेश्चन में कहा है 100 डिग्री कर दिए, तो क्या होता है कि इसका घनत्व क्या होता है आपको कम जाता है, ठीक ना। इसका घनत्व क्या होता है कम जाता है, और जो शरीर है उसका घनत्व क्या होता है बढ़ जाता है, ठीक ना। तो जिसका घनत्व बढ़ा रहता है तो क्या होता है आपको डूब जाता है, ठीक ना। क्या होता है डूब जाता है, ठीक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि शरीर डूब जाएगा, ठीक। इस ऑप्शन में दिया हुआ है कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कि शरीर डूब जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि शल्य क्रियाओं में ऑर्थोप्लास्टिक क्या है, ठीक है। देखिए ऑर्थोप्लास्टिक शल्य क्रिया सबसे पहले समझिए। शल्य क्रिया क्या होता है कि जैसे कोई डॉक्टर जो है सर्जरी करता है उसे ही कहा जाता है आपको क्या, तो शल्य क्रिया, ठीक। तो शल्य क्रिया में देखिए ऑर्थोप्लास्टी, ऑर्थो मतलब क्या होता है हड्डी, ठीक। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसमें जो है हड्डी से संबंधित कोई भी बीमारी होगा। देखिए ऑर्थोप्लास्टी जो होता है ये आपको ज्वाइंट पर होता है, ठीक नहीं। ये ज्वाइंट में जो किसी को पेन होने लगता है तो उसी पर ये क्या जाता है ऑर्थोप्लास्टी, ठीक। तो इसमें क्या होगा कि देखिए कुल्हे में किसी का दर्द कर रहा है तो इसमें कुल्हे के जोड़ का जो है ना प्रतिस्थापित किया जाता है, ठीक। तो इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी, ठीक है। प्रकाश जो होगा सबसे न्यूनतम कहाँ पर होगा, ठीक है। प्रकाश का गति, ठीक। देखिए प्रकाश का गति देखिए किस पर निर्भर करता है, ठीक। देखिए प्रकाश का गति जो है ना अपवर्तनांक पर निर्भर करता है, ठीक। कोई भी पदार्थ के जो है ना अपवर्तनांक पर निर्भर करता है, ठीक ना। यानी कि जिस पदार्थ का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा वो उतना ही सघन होगा, ठीक। यानी कि इसका मतलब क्या होगा कि अपवर्तनांक और ये सघनता पर निर्भर करता है, ठीक। तो ये सघनता और अपवर्तनांक पर निर्भर किया। देखिए समझ देखिए जो ज़्यादा सघन होगा उसमें प्रकाश की गति क्या होगा आपको तो कम होगा, ठीक ना। और जो विरल होगा उसमें प्रकाश की गति क्या हो जाएगा आपको अधिक हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ देखिए कौन सबसे ज़्यादा सघन है, देखिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में कांच दिया है, बी में निर्वात दिया हुआ है, सी में जल दे दिया हुआ है, डी में वायु दिया हुआ है, ठीक ना। देखिए इस सब में से देखिएगा तो सबसे ज़्यादा सघन कौन है तो कांच है, ठीक ना। और कांच सघन है और इसका अपवर्तनांक भी सबसे अधिक है इस सब की अपेक्षा, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें क्या हो जाएगा प्रकाश का वेग न्यूनतम हो जाएगा, ठीक। तो ये हमसे पूछा है कि किस में प्रकाश का वेग न्यूनतम होगा तो कांच में हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कांच हो जाएगा, ठीक ना। अगर पूछेगा कि प्रकाश का वेग सबसे अधिकतम किस में होता है तो प्रकाश का वेग सबसे अधिकतम निर्वात में होता है, ठीक है। तो निर्वात में कितना होता है, ये होता है आपको 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक। देखिए अगला प्रश्न है कि नाइट्रोजन मुक्ति से होता है। देखिए सबसे पहले समझिए कि नाइट्रोजन मुक्ति होता कहाँ पर। देखिए नाइट्रोजन चक्र जो होता है उसी में नाइट्रोजन मुक्ति होता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन चक्र को सबसे पहले समझिए कि नाइट्रोजन चक्र होता क्या है, ठीक है ना। देखिए नाइट्रोजन चक्र जो है ये एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिसमें नाइट्रोजन का उसके भिन्न भिन्न रासायनिक रूपों में रूपांतरण होता है, ठीक है ना। यानी क्या हुआ कि नाइट्रोजन का जो उसमें भिन्न भिन्न रासायनिक रूप में रूपांतरण होता है तो उसे हम क्या कहते हैं नाइट्रोजन चक्र कहते हैं, ठीक। अब देखिए नाइट्रोजन चक्र के अंतर्गत आने वाली प्रमुख प्रक्रियाओं में क्या है तो एक स्थिरीकरण हो गया,
दूसरा आपको खनिजीकरण हो गया, तीसरा नाइट्रीकरण हो गया तथा नाइट्रोजन मुक्ति हो गया। इसमें क्या हुआ कि नाइट्रोजन चक्र के अंतर्गत क्या आता है, आपको नाइट्रोजन मुक्ति आता है, ठीक ना। अब देखिए नाइट्रोजन मुक्ति क्या है कि एक अवायवीय प्रक्रिया है, कि मतलब क्या हुआ कि बिना वायु में होता है, ठीक है। कैसा है, तो अवायवीय प्रक्रिया है जो कि अनाइट्रीकरण जीवाणु द्वारा संपन्न की जाती है। तो किस जीवाणु द्वारा की जाती है, तो अनाइट्रीकरण जीवाणु द्वारा की जाती है। और इस प्रक्रिया के द्वारा नाइट्रेट तथा नाइट्राइट आयन का नाइट्रोजन में रूपांतर होता है। किस आयन का, तो नाइट्रेट और नाइट्राइट आयन का किस में रूपांतर होता है, तो नाइट्रोजन में रूपांतर होता है, ठीक। और नाइट्रोजन मुक्ति से क्या होता है कि स्थलीय और वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित होता है, ठीक। तो ये सब हो गया, ठीक, नाइट्रोजन मुक्ति में, ठीक। आप देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, देखिए इसमें देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। कभी तुरंत देख रहे थे कि नाइट्रोजन मुक्ति में स्थलीय और वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित होता है। देखिए किस ऑप्शन में आ रही है ये बात, ये ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है कि स्थल मंडलीय एवं वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित होता है, ठीक। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न है कि नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है। देखिए जब नाखून काटते हैं तो नाखून जब काटते हैं तो हम दर्द नहीं होता है, ठीक। तो ऐसा क्यों नहीं होता, ठीक। देखिए ऐसा इसी कारण नहीं होता है कि देखिए नाखून जो हम काटते थे, नाखून किसका हिस्सा है, तो ये नाखून आपको बाह्य कंकाल का हिस्सा है, ठीक। किसका हिस्सा है ये, तो बाह्य कंकाल का हिस्सा है। अब देखिए बाह्य कंकाल में भी ये कैसा है, तो ये आपको मृत कोशिका का बना होता है, ठीक। ये मृत कोशिका का बना होता है और इसमें क्या होता है, आपको ब्लड का प्रवाह भी नहीं होता है, ठीक। इसमें ब्लड भी नहीं प्रवाह होता है, ठीक नहीं। इसी कारण से जो ना आपको नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है, ठीक। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, कि देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कि नाखून मृत कोशिकाओं का द्रव द्वारा बने होते हैं जिसमें कि रक्त के संचरण नहीं होते, क्योंकि मृत कोशिका का ये बना होता है और इसमें क्या होता है, आपको ब्लड संचरण नहीं होता है, ठीक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। अब देखिए नाखून जो होता है ये किसका बना होता है, ये आपको अल्फा केरोटीन्स का बनाता है। किसका बना होता है, अल्फा केरोटीन्स का बना होता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होती है, ठीक। देखिए मानव के जो होता है उसमें दांत जो है ना 2 बार विकसित होता है, ठीक है। एक बार टूट जाता है और पुनः वो जन्मता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो दूध का दांत हुआ, ठीक है। दूध एक ना दांत होता है जो कि एक बार टूटता है और पुनः वो जन्म जाता है। तो कितना दांत होगा, तो दांत की संख्या है आपको 20 गो दांत। 20 गो दांत क्या होता है कि एक बार टूट गया और पुनः जन्मता है, मतलब क्या हुआ कि 2 बार विकसित हुआ है ये दांत, ठीक। एक बार जन्मा और फिर पुनः टूट के फिर आ गया, ठीक। तो मतलब क्या 2 बार विकसित हो गया, क्या दांत होगा, तो ये टोटल 20 गो दांत का साथ ऐसा क्रिया होता है, ठीक। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 20, ठीक। अब देखिए दांत जो होता है, देखिए दांत जो है मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। देखिए कौन कौन होता है, देखिए सबसे पहला देखिए इंसीजर होता है, ठीक। इंसीजर, देखिए केनाइन, केनाइन हो गया, प्रीमोलर एंड लास्ट क्या हो गया, आपको मोलर हो गया, ठीक। ये क्या हो गया, दांत का 4 प्रकार होता है, ठीक। 4 प्रकार के ही दांत हमारे मुंह में पाए जाते हैं, ठीक। चलिए ये आज का अंतिम प्रश्न था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए यूजफुल है, आपको आपकी ज़िंदगी में ये वीडियो थोड़ा सा भी अगर फ़ायदा दे रहा है, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और इसे लाइक भी कर ले, ठीक। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। और इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेजफुल PDF पर अपलोड कर दिया गया है और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके पिछला वीडियो को देख ले, ठीक। चलिए वीडियो में अंत तक बने रहने के धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।